नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बचपन के शुरुआती दौर में डांस पेडागोजी यानी नृत्य सिखाने के मूल आधारों को डिकोड करने जा रहे हैं। ये देखना वाकई बहुत रोमांचक है कि कैसे साधारण सी शारीरिक हरकतें धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत कला और अभिव्यक्ति का रूप ले लेती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम डांस शब्द को डिकोड करेंगे, फिर एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका देखेंगे। उसके बाद 4 मात्राओं वाले ताल को समझेंगे, एक साथ थिरकने की ताकत को जानेंगे, इशारों से प्रकृति को दर्शाना सीखेंगे और अंत में देखेंगे कि एक लयबद्ध कहानी की रचना कैसे होती है। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डांस शब्द को डिकोड करना और आनंद का विस्तार करना। आप जरा सोचिए, नृत्य जैसी एक अमूर्त चीज को छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए। शिक्षाविद इसे बहुत ही आसान और मजेदार हिस्सों में बांट देते हैं। डांस शब्द की इस ऊर्जावान बनावट को ही देख लीजिए। छोटे बच्चों के लिए डांस की शुरुआत सिर्फ शारीरिक गतिविधियों से नहीं होती, बल्कि इस शब्द को ही एक ऐसे मजेदार ढांचे में ढाला जाता है जिसे बच्चे आसानी से और खुशी खुशी अपना सकें। स्रोत सामग्री के अनुसार इस DANC ढांचे के 5 बहुत ही स्पष्ट स्तंभ हैं। D से डू यानी करना, A से एक्शंस यानी हरकतें, N से नरेट यानी कहानी सुनाना, C से कंपोज मतलब रचना करना और अंत में सबसे जरूरी E से एंजॉय यानी आनंद लेना। इन शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, शुरुआती स्तर पर ही बच्चों के अंदर स्वाभाविक खुशी और भागीदारी की भावना को जगाना। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। एक मार्गदर्शक या कहें एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगर हम ध्यान दें कि एक टीचर क्लास में क्या करता है और उसका बच्चे पर क्या असर होता है, तो एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ शिक्षक हरकतों के बारे में संवादात्मक चर्चा शुरू करते हैं और दूसरी तरफ इसका सीधा परिणाम ये होता है कि बच्चा हर गतिविधि के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। यानी यहाँ असली लक्ष्य सिर्फ निर्देश देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बच्चों में उनके खुद के स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा देना है। और ये बात इस उदाहरण से कितनी शानदार तरह से स्पष्ट होती है। एक शिक्षक का काम केवल दूर खड़े होकर बोलकर सिखाना नहीं है। छड़ी के साथ उत्साह से नाचते हुए इस बुजुर्ग की तरह शिक्षकों के लिए ये लगभग अनिवार्य है कि वे खुद शारीरिक रूप से गतिविधियों को करके दिखाएं। जब बच्चे टीचर को करते देखते हैं तो उनकी जो सहज और स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं आती हैं, बस उन्हीं के आधार पर इस कला को आगे बढ़ाया जाता है। अब बारी आती है हमारे तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की, 4 मात्राओं वाले ताल को समझना और खुलकर थिरकना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लयबद्ध क्रम आखिर बनता कैसे है? इसका सफर बड़ा ही तार्किक होता है। शुरुआत होती है बस संगीत सुनने और उसके लिए तैयार होने से। इसके बाद बच्चों को अपने पैरों को थपथपाना और तालियों से ताल मिलाना सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे पैरों की उंगलियों और एड़ियों का इस्तेमाल जुड़ता है और अंत में सब मिलकर एक घेरा बनाते हैं और ताली बजाते हुए चलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एकदम साधारण सी शारीरिक हलचल धीरे धीरे एक बहुत ही सधी हुई और समन्वित लय में बदल जाती है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, 4 मात्राओं की लय या ताल के लिए ताली बजाना। यहाँ ये ताल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बच्चे ताली बजाते हैं तो ये सिर्फ कोई साधारण सा खेल नहीं होता। दरअसल ताली बजाने की ये शारीरिक क्रिया उनके दिमाग में 4 मात्राओं वाले चक्र की एक पक्की गणितीय समझ बैठा देती है। ये ध्वनि और समय का एकदम सटीक शारीरिक जुड़ाव है। जरा इन शब्दों की गूंज को महसूस कीजिए। ना, धिन धिन्ना, टक्का धीमी टक्का, झुनू, ता थई थई तत। जब इन अक्षरों को क्लास में एक विशेष लय के साथ जोर से बोला जाता है तो पूरा सुनने का अनुभव यानी ऑडिटरी एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये बच्चों को ताल के पूरे ढांचे को अपने शरीर में महसूस करने और याद रखने में बहुत मदद करता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, एक साथ थिरकने की ताकत यानी ग्रुप कोऑर्डिनेशन। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि जब 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो एक साथ नृत्य करना महज कोई संयोग नहीं होता। इसे बाकायदा नृत्य के एक अति आवश्यक अंग के रूप में स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है। ये दिखाता है कि स्पेस को कैसे समझना है और दूसरों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है।
और पता है, एक साथ सटीक तालमेल में थिरकना केवल कोई तकनीकी अनुशासन नहीं है। शिक्षक सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे उस सामूहिक खुशी को पहचानें और एक दूसरे के साथ साझा करें, जो एक साथ एक ही लय में बहने से अपने आप पैदा होती है। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव पर आ गए हैं, हमारा 5वां भाग, इशारों से प्रकृति को दर्शाना यानी हस्त मुद्राएं। यहाँ हस्त शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हस्त का मतलब है प्राकृतिक दुनिया के विभिन्न तत्वों जैसे कि पेड़ पौधों और जानवरों की नकल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाथों और उंगलियों की विशिष्ट मुद्राएं। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ हिलने डुलने को एक कहानी कहने की कला में बदल देता है। उंगलियों से बनी इस जटिल मुद्रा को देखिए, जो किसी पक्षी या शायद किसी फूल जैसी लग रही है। छात्रों को बाकायदा ये सिखाया जाता है कि वे प्रकृति से प्रेरित इन विशिष्ट आकारों को बहुत बारीकी से देखें और अपनी उंगलियों से उनकी हूबहू नकल उतारें। ये एक साथ उनके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और मोटर स्किल्स दोनों को कमाल के तरीके से निखारता है। स्रोत सामग्री में उन अलग अलग प्राकृतिक तत्वों की एक पूरी लिस्ट दी गई है जिनकी नकल करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। इनमें फूल, तोते, सांप, उड़ते हुए पक्षी, मछलियां और यहाँ तक कि पेड़ों की मुद्राएं भी शामिल हैं। अपने आसपास की प्रकृति का ये गहरा अवलोकन बच्चों के शारीरिक शब्दकोश यानी फिजिकल वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा समृद्ध बना देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक भाग पर, एक लयबद्ध कहानी की रचना करना, यानी अब तक जो भी सीखा उस सब को एक साथ मिलाना। चलिए इसे एक फॉर्मूले की तरह समझते हैं। जब आप 4 मात्राओं वाले ताल और हाथों या उंगलियों की हस्त मुद्राओं को एक साथ मिला देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? परिणाम के रूप में सामने आती है एक छोटी सी कहानी या किसी गीत की एक पंक्ति पर एक सुंदर सा नृत्य। ये उन सीखी गई बारीकियों को एक स्पष्ट कलात्मक अभिव्यक्ति में बदलने का एकदम जादुई तरीका है। इस अंतिम चरण में शिक्षार्थी बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। वे खेल खेल में लय, समूह के साथ तालमेल और अपने भावों को एक साथ पिरोकर एक संपूर्ण और बेहद आनंददायक रचना तैयार कर रहे होते हैं। सब कुछ एकदम सहज रूप से एक साथ आ जाता है। अब शिक्षकों के लिए जांचना भी बहुत आवश्यक होता है कि क्या बच्चे इसे सही से समझ पाए हैं। स्रोत सामग्री में दिया गया ये प्रश्न, क्या शिक्षार्थी 4 या 8 मात्राओं वाले ताल को पहचानने और पूरी ऊर्जा के साथ नृत्य करने में सक्षम है? ये दरअसल यही समझने के लिए है कि क्या बच्चों ने उस लयबद्ध ढांचे को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर वास्तव में आत्मसात कर लिया है। और इस पूरी अध्ययन सामग्री से जो सबसे बड़ा संदेश या टेक अवे निकल कर आता है, वो कोई कड़ा नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा प्रोत्साहन है। बस नृत्य करते रहें, क्योंकि निरंतर और आनंद से भरे अभ्यास से ही इस खूबसूरत कला को हमेशा के लिए जीवंत रखा जा सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, यदि केवल पैर थपथपाने जैसी एक छोटी सी शुरुआत विकसित होकर हाथों से पूरी कहानी सुनाने तक पहुंच सकती है, तो एक संरचित शारीरिक गतिविधि बच्चों के बात करने और खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता को और कितने नए आयाम दे सकती है। प्रारंभिक कला शिक्षा सच में संचार के कितने ताले खोल सकती है। ये वाकई में एक गहरा विचारणीय प्रश्न है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।